हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार आप सभी का अपने चैनल फिजिक्स द पावर ऑफ साइंस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है चैप्टर 6 जैव प्रक्रम यानी कि लाइव प्रोसेसेस। और आज ये चैप्टर 6 का फर्स्ट लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जैव प्रक्रम यानी कि लाइव प्रोसेसेस क्या होती हैं और इसके विभिन्न चरण कौन कौन से होते हैं। तो इसी के विभिन्न चरणों में से एक चरण यानी कि पोषण क्या होता है, इसे हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और फिर हम पोषण के प्रकार यानी कि कितने टाइप का होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में हमें करना है अमीबा में पोषण किस तरह से होता है, यानी कि अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। बच्चों, यहाँ स्क्रीन पर आपको कुछ इमेजेस दिखाई दे रही हैं। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है सजीव वस्तुओं और निर्जीव वस्तुओं के बारे में। अब ये सजीव और निर्जीव वस्तुओं में क्या अंतर होता है, या फिर हम किसी वस्तु को देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि वह सजीव है या निर्जीव है। अब आप जानते हैं कि सजीव वस्तुएं चल सकती हैं, तो यहाँ पे मनुष्य जो है चल सकता है, कुत्ता चल सकता है, अपनी जगह बदल सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। परंतु ये जो कुर्सी है, टेबल है या फिर फुटबॉल है, ये अपने आप अपनी जगह को परिवर्तित नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मनुष्य है और कुत्ता है, क्योंकि ये अपने स्थान को चेंज कर सकते हैं, इस वजह से ये क्या है, सजीव हैं। और ये जो टेबल, कुर्सी और फुटबॉल, ये अपनी जगह परिवर्तित नहीं कर सकते, तो ये यहाँ पे क्या है, निर्जीव है। अब इस पेड़ के बारे में बच्चों आप क्या कहेंगे, यह सजीव है या निर्जीव है? क्योंकि ये अपनी जगह तो परिवर्तित कर नहीं सकता, ये जहां पे रहता है हमेशा उसी जगह पे रहता है, चल फिर नहीं सकता ये। तो ये क्या होगा आखिरकार, ये सजीव होगा या निर्जीव होगा? बिल्कुल बच्चों, आप सही सोच रहे हैं, ये सजीव है, यानी कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्यों है? क्योंकि यह ग्रो कर सकता है, यह वृद्धि कर सकता है। बच्चों, जिस तरह से मनुष्यों में वृद्धि होती है या फिर जीव जंतुओं में वृद्धि होती है, उसी तरह से पेड़ पौधे भी वृद्धि करते हैं। तो एक छोटा सा बीज जब हम किसी पेड़ का लगाते हैं, धीरे धीरे उसमें से एक अंकुर फूटता है और फिर एक पौधा बन जाता है उससे, और धीरे धीरे वो एक बड़े से वृक्ष का रूप ले लेता है। तो यानी कि जिस तरह से जीव जंतु या मनुष्य वृद्धि करते हैं, पौधे भी वृद्धि करते हैं, यानी कि ये सजीव हैं। तो बच्चों, यहाँ पे पेड़ पौधे चल फिर तो नहीं सकते, परंतु यहाँ पे जो गति उनकी हो रही है, किस में हो रही है, उनके आकार में हो रही है, उनका साइज बढ़ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे भी किसी ना किसी तरह की गति इन्वॉल्व है। अब बच्चों, एक बात और सोचो कि अगर मनुष्य या फिर ये जो कुत्ता है ये सो रहे हो, या कोई और जीव जंतु वो सो रहे हो, तो क्या वो तब भी सजीव हैं? जी हाँ बच्चों, वो तब भी सजीव हैं। क्यों? क्योंकि सोते हुए वो सांस ले रहे हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिस वक्त वो सो रहे होते हैं, तो उस वक्त उनके शरीर के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो सजीव हैं। बच्चों, सजीवों के जो गुण हैं, जैसे कि वो मोशन कर सकते हैं, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, या फिर वो रिस्पायर कर सकते हैं, यानी कि सांस ले सकते हैं, और वे ग्रो कर सकते हैं, यानी कि वृद्धि कर सकते हैं। तो ये जो गुण हैं इनके, ये सारे के सारे मैक्रो लेवल के गुण हैं। मैक्रो का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ये बड़े लेवल के गुण हैं। ये जो गुण हैं हमें डायरेक्टली दिखाई देते हैं कि सजीव एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, या वो सांस ले रहे हैं, या फिर उनकी ग्रोथ हो रही है, शरीर उनका बढ़ रहा है। परंतु सजीवों में कुछ गतियां माइक्रो लेवल पर भी होती हैं, यानी कि बहुत सूक्ष्म स्तर पर भी गतियां होती हैं। जिस वक्त हम सो रहे हैं, तो उस वक्त हमारे शरीर के अंदर हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हमने जो खाना खाया है उसके पचने की क्रिया चल रही है, और भी कई तरह की इस तरह की प्रोसेसेस हमारे शरीर के अंदर होती रहती हैं। तो ये जो प्रोसेसेस हैं वो आणविक स्तर पे हो रही हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर हो रही हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो शरीर है वो किससे बना हुआ है, छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ है। और ये जो सेल हैं ये भी फर्दर किससे बने हुए हैं, एटम से। तो एटम से मिलके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी कि परमाणु से मिलके क्या बन रहा है, अणु बन रहा है। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं फर्दर आपस में कंबाइन होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, और जिससे क्या बनता है, ऑर्गेनल बनता है। तो इस तरह के कुछ ऑर्गेनल आपस में मिलके क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं, हमारी कोशिकाएं बनाते हैं। और हमारी कई कोशिकाएं आपस में जुड़ के
ऊतक का निर्माण करती हैं यानी कि टिश्यू बनाती हैं। फिर इस तरह के कई टिश्यू आपस में जुड़ के ऑर्गन बनाते हैं यानी कि हमारे अंग बनाते हैं, और कई अंगों के मिलने से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है, और इस तरह के ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन होके फुल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। यानी कि हमारा शरीर जो है वो अगर माइक्रो लेवल पर देखें तो किससे मिलके बना हुआ है, एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। यानी कि जिस वक्त हम कोई काम नहीं कर रहे हैं या फिर हम सो रहे हैं या फिर हम बैठे हुए हैं, उस वक्त भी हमारे शरीर के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे बहुत सारी गतियां हो रही हैं। तो जीवन को बनाए रखने के लिए ये जो आणविक स्तर पे यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे गतियां हैं, ये बहुत आवश्यक हैं और इनका होना भी बहुत जरूरी है। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत सारी ऐसी लाइफ प्रोसेसेस हैं जिनका होना जरूरी है। यानी कि हमारा सांस लेना जरूरी है, हमारा खाना खाना जरूरी है, जो हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है, पोषक तत्वों को शरीर के हर अंग तक पहुंचाना जरूरी है। तो इस तरह से कई सारी लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। तो ऐसी सभी प्रोसेसेस जो किसी भी सजीव के जीवन के लिए आवश्यक हैं उनको हम बोलते हैं जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस। बच्चों आज का पहला टॉपिक हमारा है जैव प्रक्रम, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लाइफ प्रोसेसेस। जैसा कि अभी हमने देखा कि जीवन को जारी रखने के लिए आणविक स्तर यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पर गति का होना बहुत जरूरी है। किसी भी जीव में हमेशा कई जैविक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। इस कारण सजीव की विभिन्न कोशिकाओं का विखंडन होता रहता है या टूट फूट होती रहती है, और किसी भी सजीव की कोशिकाओं की मरम्मत या नई कोशिकाएं बनने के लिए अणुओं की जरूरत पड़ती है यानी कि मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए अणुओं की गतिशीलता यानी कि मॉलिक्यूलर मोशन जीवन को जारी रखने के लिए जरूरी है। तो किसी भी सजीव में जीवन को जारी रखने के लिए जिन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। किसी भी सजीव में जीवन को जारी रखने के लिए जिन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब बच्चों हम जानते हैं कि सजीवों के अंदर शारीरिक वृद्धि भी होती है, और शारीरिक वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि शरीर के अंदर न्यू सेल्स बने यानी कि नई कोशिकाएं बने, और पुरानी जो कोशिकाएं हैं उनकी क्षति या टूट फूट को भी रोका जाए ताकि जीवन को बनाए रखा जा सके। तो इसके लिए हमें एक अनुरक्षण प्रक्रम यानी कि मेंटेनेंस प्रोसेस की आवश्यकता होगी, और इस मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए फिर हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, हमें कुछ मॉलिक्यूल चाहिए। तो उन मॉलिक्यूल्स को हमें बाहर से अपने शरीर के अंदर लाना पड़ेगा ताकि वो जो हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं की टूट फूट हो रही है उसकी रिपेयर की जा सके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, और उस भोजन से हमें ऊर्जा मिलेगी। तो सजीवों में जो जैव प्रक्रम है इसके निम्नलिखित चरण होते हैं। तो पहला चरण यहाँ पे है पोषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम न्यूट्रिशन। इसमें भोजन ग्रहण करना व भोजन का इस्तेमाल करना ये शामिल है। दूसरा चरण यहाँ पे है श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। इसमें सांस लेना व कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा को मुक्त कराना शामिल है। तीसरा चरण यहाँ पे हमारे पास है पदार्थों का परिवहन यानी कि सर्कुलेशन। इसमें जो पोषक तत्व है या फिर वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाना शामिल है। और चौथा चरण यहाँ पे है उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रेशन। इसमें जो वेस्ट मटेरियल है उनको शरीर से बाहर निकालना शामिल है। तो कुल मिला के जो जैव प्रक्रम है उसमें ये 4 चरण होते हैं। यहाँ पे जो प्रजनन है यानी कि जो रिप्रोडक्शन है इसको जैव प्रक्रिया की श्रेणी में नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि यह किसी भी जीव में जीवन को जारी रखने के लिए आवश्यक नहीं होता। बच्चों प्रजनन का यहाँ पे अर्थ है अपने जैसे जीवों को पैदा करना। मतलब प्रजनन हमें इसलिए आवश्यक होता है ताकि जीव की जो प्रजाति है वो बनी रहे, वो खत्म ना हो, परंतु जीव के खुद के जीवन के लिए प्रजनन आवश्यक नहीं है। यानी कि वो प्रजनन करे या ना करे उसके जीवन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु यदि वो भोजन ना करे या सांस ना ले या फिर उसके शरीर में पदार्थों का परिवहन ना हो या फिर वेस्ट मटेरियल उसके शरीर से बाहर ना निकले तो उसके जीवन को खतरा हो सकता है। तो इसलिए जैव प्रक्रम के लिए ये जो 4 कंडीशंस हैं ये जीवन के लिए आवश्यक हैं।
बच्चों इस पूरे चैप्टर में यही जो 4 चरण है हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पौधों और मनुष्यों के अंदर पोषण, श्वसन, पदार्थों का परिवहन या उत्सर्जन ये किस तरीके से होता है। तो आइए जो पहला स्टेप है हमारा यानी कि पोषण यानी न्यूट्रिशन, ये क्या होता है इसके बारे में डिटेल से पढ़ें कि पौधे किस तरह से पोषण करते हैं या फिर मनुष्यों में पोषण किस तरह से होता है। बच्चों जैव प्रक्रम का पहला जो चरण है वो हमारे पास है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। तो किसी भी जीव के द्वारा भोजन को ग्रहण करना और उसका इस्तेमाल करने की जो प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं पोषण, यानी कि जीव का भोजन करना और उस भोजन का उसके शरीर के द्वारा इस्तेमाल किए जाना, ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है पोषण। पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। अब बच्चों ये जो स्वपोषी पोषण है इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब ऐसा पोषण का तरीका जिसमें कोई जीव अपना भोजन अपने आप बना लेता है, खुद बना लेता है। तो ऐसे पोषण को हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण। जैसे बच्चों में पता है कि जो हरे पौधे हैं और कुछ बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो इसलिए यह स्वपोषी पोषण का उदाहरण है। इसके बाद पोषण का दूसरा तरीका है विषमपोषी पोषण, इसको इंग्लिश में कहा जाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पोषण का वह तरीका जिसमें कोई जीव किसी अन्य जीव से अपना भोजन ग्रहण करे उसे हम क्या बोलेंगे, विषमपोषी पोषण कहेंगे। तो जितने भी जंतु हैं या फिर फंजाई या फिर कई बैक्टीरिया हैं जो विषमपोषी पोषण करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि डॉग है या फिर मनुष्य हैं, ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर या फिर पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए ये विषमपोषी पोषण का उदाहरण है। तो बच्चों ऐसे सभी जीव जो अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं ऐसे पोषण को हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण, और वो जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं इस तरह के पोषण को हम बोलते हैं विषमपोषी पोषण। इसके बाद बच्चों हम इन दोनों तरह के पोषण को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि पेड़ पौधों में स्वपोषी पोषण किस तरह से होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि मनुष्यों में या फिर किसी अन्य जीव में विषमपोषी पोषण किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्वपोषी पोषण से कि पेड़ पौधों में स्वपोषी पोषण कैसे होगा। जैसा कि बच्चों अभी हमने देखा कि स्वपोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। हमें पता है कि जो हरे पौधे हैं ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो हरा पौधा है वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेता है, जल वो मिट्टी से लेता है और सूरज की रोशनी से वो ऊर्जा लेकर कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है ये पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट में होती है, और इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल ये जो सब्सटेंस है ये अहम भूमिका निभाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के बाद बनने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है ये बाद में स्टार्च में बदल जाता है और ये उसकी पत्तियों के अंदर भविष्य के इस्तेमाल के लिए स्टोर कर लिया जाता है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा हम लिख सकते हैं। तो पौधा क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेता है, ये जो पानी है वो मिट्टी में से सोख लेता है जड़ों के द्वारा, और सूरज की ऊर्जा और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये कार्बोहाइड्रेट बना देता है यानी कि C6H12O6। ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज के लिए फॉर्मूला है जो एक कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कार्बोहाइड्रेट बना देता है जो बाद में किसमें, स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है और उसकी पत्तियों के अंदर स्टोर हो जाता है जिसका बाद में यूज पौधे के द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में साथ में ऑक्सीजन गैस और जल भी निकलते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन गैस है ये हवा में मुक्त हो जाती है और ये जो जल है पौधे के अंदर अन्य प्रोसेसेस के लिए इसका प्रयोग कर लिया जाता है। इस अभिक्रिया के होने के लिए सबसे पहले जो प्रकाश ऊर्जा है उसको क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित किया जाता है। उसके बाद ये जो प्रकाश ऊर्जा है इसके इस्तेमाल से पानी के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। यानी कि सबसे पहले तो क्लोरोफिल ने सूरज की ये जो ऊर्जा है इसको अवशोषित किया और उसका उपयोग उसने किया वाटर के इस मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में
तोड़ने के लिए। तो इसको इसने दो हिस्सों में तोड़ दिया। अब क्या हुआ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है फिर, यानी कि यहाँ पे जो है कौन सी रिएक्शन होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। अपचयन अभिक्रिया में हमने पढ़ा था कि जब भी किसी सब्सटेंस के साथ, किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ती है और हमारे पास जो है ये सब्सटेंस C6H12O6 बनता है। मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन तो पहले थे, हाइड्रोजन और इसके साथ में जुड़ गया। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है क्या आया ग्लूकोज का, C6H12O6। तो बच्चों यहाँ पे ग्लूकोज तो बन ही रहा है, साथ में यहाँ पे ये जो जल का अणु है इसके टूटने से ये जो ऑक्सीजन है ये गैस भी बन रही है और ये गैस जो है पत्तियों के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, ये हवा में मिल जाती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लिया अपना खाना बनाने में और ऑक्सीजन गैस मुक्त कर दी उन्होंने वायुमंडल में। अब इसके बाद आइए बच्चों देखते हैं कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है इसके होने के लिए जो रॉ मटेरियल है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर या फिर ये जो क्लोरोफिल है ये पौधे को कहाँ से मिलता है या अन्य पोषक तत्व पौधे को कैसे मिलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जैसा कि बच्चों में पता है कि पत्तियों के अंदर होती है। तो यहाँ पे पत्तियों के कुछ डायग्राम आपके सामने दिखा रखे हैं। पहले डायग्राम में अगर देखें तो यहाँ पे ये पत्ती का ऊपर वाले सिरे की पिक्चर दिखा रखी है और यहाँ अगर आप देखें तो ये जो ऊपर वाला सिरा है इसका कैसा है, चमकदार सिरा इसका दिखाई दे रहा है। तो ये जो सबसे ऊपर की जो टॉप की पतली सी एक लेयर होती है इसके ऊपर, इसको हम कहते हैं मोमी क्यूटिकल। अब इसके बाद जो है ठीक इसके नीचे कुछ हमारे पास दूसरी कोशिकाएं होती हैं जो इसकी एपिडर्मिस बनाती हैं यानी कि ऊपरी बाह्य त्वचा बनाती हैं। एपिडर्मिस के ठीक नीचे यहाँ पे हमारे पास जो है जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स के अंदर ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं जिनको हम हरित लवक कहते हैं या फिर इंग्लिश में इनको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो ये जो सेल्स हमारे पास हैं, ये जो कोशिकाएं हमारे पास हैं, ये कोशिकाएं कहलाती हैं क्लोरेन्काइमा। 9th क्लास में आपने अलग अलग तरह के पौधे की कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था। तो वहां पे आपने पढ़ा था कि जिस पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है उसे हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। तो पत्तियों का जो हरा रंग है वो किस कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। इसलिए पादपों यानी कि पौधों के उन अंगों में फोटोसिंथेसिस होता है जो हरे रंग के होते हैं और ये हरा रंग बच्चों किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। ये जो क्लोरोफिल है ये पत्ते के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट कौन से सेल के अंदर होता है, जो क्लोरेन्काइमा वाले जो सेल हैं यानी कि जो कोशिकाएं हैं क्लोरेन्काइमा, इनके अंदर ये हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा बच्चों, क्लोरोफिल होगा। इसके बाद बच्चों अगर ये जो दूसरी इमेज यहाँ पे दिखा रखी है इसको हम देखें तो यहाँ पे जो पत्तियां हैं इनकी बैक साइड की पिक्चर यहाँ पे दिखा रखी है। तो ये जो बैक साइड की ऊपर इसकी लेयर है ये थोड़ी खुरदरी लेयर होती है और ये जो लेयर है ये क्या कहलाती है, इसकी निचली बाह्य त्वचा कहलाती है यानी कि ये इसका लोअर एपिडर्मिस है। इस लोअर एपिडर्मिस पे नीचे की तरफ अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र है जिसके दोनों तरफ यहाँ पे द्वार कोशिकाएं हैं। द्वार कोशिकाओं को इंग्लिश में हम कहते हैं गार्ड सेल्स। और ये जो छिद्र इनके बीच में यहाँ पे है, ये जो छोटा सा छिद्र है इस छिद्र को हम बोलते हैं रंध्र यानी कि स्टोमेटा। तो ये जो पत्तियां हैं इन पत्तियों की जो बैक साइड है, जो ये पीछे वाला हिस्सा है इनका, इस पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को कहा जाता है स्टोमेटा या हिंदी में कहते हैं इनको रंध्र। और इन जो रंध्र हैं, रंध्र के जो दोनों तरफ हैं गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स की जो शेप है यहाँ पे आपको यहाँ डायग्राम में दिखा रखी है। तो एक हमारा इस तरफ है और दूसरा सेल जो है इस तरफ है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे पोटाशियम आयंस, यहाँ रेड कलर की डॉट से आपको पोटाशियम आयंस दिखा रखे हैं। तो अगर यहाँ पहले डायग्राम में आप देखो तो पोटाशियम आयन की जो कंसंट्रेशन है गार्ड सेल्स के अंदर ज्यादा है। ये जो डॉट्स हैं रेड वाली वो अंदर की तरफ ज्यादा है, बाहर की तरफ ये डॉट्स कम दिखाई दे रही हैं आपको। तो अगर ये जो पोटाशियम आयन है इनकी कंसंट्रेशन जिस जगह पे ज्यादा होगी उस साइड पानी जो है इसके अंदर फ्लो करेगा। तो यहाँ पे अगर पहले केस में देखें तो पोटाशियम आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर ज्यादा है, बाहर कम है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे बाहर से पानी अंदर चला जाता है गार्ड सेल के और गार्ड सेल फूल जाते हैं और फूलने की
वजह से इनकी जो शेप है ये इस तरह की हो जाती है, और ये जो बीच का जो होल है, जो इनका रंध्र है, ये खुल जाता है, ये वाइड हो जाता है। तो इस केस में जो स्टोमेटा है वो कैसा होगा, ओपन कंडीशन में होगा, यानी कि इसके अंदर बाहर से कोई मटेरियल जा भी सकता है और अंदर से कोई चीज बाहर भी आ सकती है। दूसरी कंडीशन आप अगर यहाँ पे देखो तो जो पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन है, यानी कि जो रेड कलर की डॉट्स हैं, आपको यहाँ पे बाहर ज्यादा दिखाई दे रही हैं, जबकि अंदर की तरफ ये कम है, यानी कि पोटेशियम आयन की जो कंसंट्रेशन है बाहर ज्यादा है, अंदर कम है। यानी कि इस केस में क्या होगा, जो वाटर जो है इन गार्ड सेल से बाहर की तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो गार्ड सेल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, और इनके सिकुड़ने की वजह से ये जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, ना तो बाहर से कुछ अंदर जाएगा और ना ही अंदर से कुछ बाहर आएगा। तो ये जो गार्ड सेल्स हैं उनका काम यहाँ पे क्या होता है कि स्टोमेटा को ओपन करना या क्लोज करना, और वो कैसे करते हैं, पानी की मात्रा में होने वाले बदलाव के कारण। और ये पानी की मात्रा का जो बदलाव है वो किस कारण हो रहा है, ये हो रहा है पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन की वजह से। तो बच्चों ये जो रंध्र है, रंध्र से होकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पत्तियों के अंदर या बाहर जा सकती हैं। तो पौधे को अगर श्वसन करना है तो उसको वहां पे ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है, वो इन्हीं स्टोमेटा से अंदर जाएगी। अगर उसने फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बनाई है तो वो इन्हीं रंध्र के द्वारा बाहर भी आएगी। उनको फोटोसिंथेसिस के लिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो वो इन्हीं रंध्र के द्वारा अंदर भी जाएगी। और ये रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, पत्ते के जो बैक साइड वाली सतह है इसके ऊपर यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। और इनको कंट्रोल कौन करता है, द्वार कोशिका करती है, यानी कि गार्ड सेल्स इनको कंट्रोल करते हैं। और कैसे कंट्रोल करते हैं, पानी की मात्रा में होने वाले बदलाव के कारण। इसके साथ ही बच्चों एक बात और यहाँ पे ध्यान देने की है कि ये जो स्टोमेटा है अगर ये दिन में ओपन रहते हैं तो उस केस में क्या होता है, यहाँ से वाटर का इवेपोरेशन भी होता है, यानी कि पानी जो है पौधे के अंदर से भाप बन के उड़ता है। तो जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनके स्टोमेटा दिन के वक्त क्लोज रहते हैं। क्यों क्लोज रहते हैं, क्योंकि पानी का वाष्पोत्सर्जन वहां से कम हो, यानी कि पानी भाप बन के कम उड़े। क्योंकि जो रेगिस्तानी पौधे हैं, रेगिस्तान में वैसे ही पानी की कमी होती है, तो अगर पानी भाप बन के ज्यादा उड़ जाएगा तो उनको पानी की कमी हो जाएगी। तो इसलिए उनके स्टोमेटा दिन के वक्त क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। तो दिन के वक्त अब उन्हें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी करनी है, तो अब उनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी, तो वो क्या करते हैं कि दिन के वक्त जब उनके ऊपर सन की लाइट पड़ती है तो वो सनलाइट का यूज करके दिन के वक्त एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं, मतलब एक बीच का कोई उत्पाद बना लेते हैं। तो रात के वक्त जब ये रंध्र खुलते हैं, यानी कि स्टोमेटा ओपन होते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के साथ मिलके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करती है, जिसकी वजह से रात के वक्त उनके अंदर से क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो दिन के वक्त जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया उनके अंदर हुई थी वो पूर्ण नहीं थी। रात्रि में जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है स्टोमेटा खुलने की वजह से, तब जाके वो प्रोसेस उनकी पूरी होती है। इसी कारण जो मरुस्थलीय पौधे हैं वो रात के वक्त हमें ऑक्सीजन देते हैं। अब यहाँ पर बच्चों कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ पौधों को अन्य पोषक तत्वों की भी जरूरत पड़ती है। तो अन्य पोषक तत्व जो हैं अब पौधे कहाँ से लेंगे, जैसे कि उनको प्रोटीन चाहिए और वसा चाहिए, तो पादप क्या करते हैं, मिट्टी से खनिज लेते हैं और इन खनिजों में से नाइट्रोजन युक्त खनिजों से प्रोटीन तैयार किया जाता है। और नाइट्रोजन जो है वो फैट का भी एक अभिन्न हिस्सा है, यानी कि जो खनिज पदार्थ उनको चाहिए या पानी चाहिए वो जड़ों के द्वारा भूमि से अवशोषित कर लेते हैं और उनका यूज फिर अपने पोषक तत्वों की कमी पूरी करने के लिए करते हैं। इस टॉपिक में बच्चों हमने देखा कि स्वपोषी पोषण क्या होता है और पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है और वो विभिन्न पदार्थों को किस तरह से प्राप्त करते हैं। आइए अब इसके बाद हम देखते हैं कि विषम पोषी पोषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। विषम पोषी पोषण, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो बच्चों इसमें हमने देखा था कि ऐसा पोषण जिसमें एक जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर या पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर हो, तो ऐसे पोषण को हम क्या बोलते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण जो है ये 3 तरह का होता है। पहला हमारे पास है मृतोपजीवी पोषण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरी तरह का जो पोषण है वो हमारे पास है परजीवी पोषण, इसको इंग्लिश में कहा जाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और तीसरी तरह का हमारे पास है प्राणी संपोषण, इसे इंग्लिश में कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। आइए बच्चों बारी बारी हम इन तीनों को समझें। तो सबसे पहले हमारे पास है मृतोपजीवी
पोषण। नाम से इसके पता लग रहा है कि ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव मृत जीवों से या गले सड़े पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करे, तो ऐसे पोषण को हम क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी पोषण। तो यहाँ पे जो ग्रीक शब्द है सेप्रो, सेप्रो यानी कि ये जो वर्ड है सेप्रोट्रोफिक का, तो ये ग्रीक वर्ड है और इसका अर्थ क्या होता है? सड़ा हुआ या मृत। वे जीव जो अपना भोजन मृत एवं सड़े हुए अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। तो इस तरह का जो पोषण होता है जिसमें एक जीव जो है मरे हुए या फिर सड़े हुए अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ऐसे पोषण को हम क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी पोषण। यह जीव मृत पदार्थों से प्राप्त जटिल अकार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। बाद में मृतोपजीवी इन सरल अकार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं। सभी फंजाई और कई बैक्टीरिया जैसे कि मशरूम ये इस कैटेगरी में आते हैं। इस तरह के पोषण में बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे ये जो भोजन है उनका वो शरीर के बाहर ही उसको डाइजेस्ट किया जाता है, यानी कि पचने के बाद, पाचन होने के बाद वो उनके द्वारा अवशोषित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है परजीवी पोषण यानी कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इस तरह के पोषण में बच्चों क्या होता है कि जो जीव दूसरे जीवों से अपना भोजन और आश्रय पाते हैं परजीवी कहलाते हैं। मतलब ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए या अपने रहने के लिए वो दूसरे जीवों पर आश्रित हैं, ऐसे जीवों को परजीवी कहते हैं। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन ग्रहण करते हैं वह जीव क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है, यानी कि उसे हम बोलते हैं पोषी। परजीवी जीव पोषी जीव के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। परजीवी जीव पोषी जीव को मारते नहीं हैं, लेकिन उन्हें हानि जरूर पहुंचाते हैं। तो वो अपने भोजन के लिए और रहने के लिए पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंडेंट रखते हैं? जिस जीव के ऊपर वो जीव रह रहे हैं। परजीवी पोषण के उदाहरण है बच्चों अमरबेल, फीताकृमि, जोंक। अमरबेल जो है दूसरे पेड़ के ऊपर जो है वो ग्रो करती है और उसी से अपना पोषण प्राप्त करती है। फीताकृमि जो है ये हमारे मनुष्यों की आंत में पाया जाता है, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर होता है और ये हमारे शरीर से ही अपना पोषण प्राप्त करता है। जोंक आपको पता है कि अगर ये किसी की बॉडी पर चिपक जाए तो उसका खून को चूसना स्टार्ट कर देती है और उससे पोषण प्राप्त करती है। इसी तरह से सिर में जो जुएं पड़ती हैं तो वो जो जू होती है वो भी परजीवी पोषण का उदाहरण है। इसके बाद बच्चों लास्ट है प्राणी समपोषण यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इस तरह के पोषण में जीव क्या करता है? भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करता है। इस पोषण में जीव जटिल कार्बनिक पदार्थ को अपने शरीर में अंतर्ग्रहित यानी कि इंजेस्ट करता है, यानी कि यहाँ पे जो भोजन है वो जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में है और उसे शरीर के अंदर लेके जाया जाता है पहले और उसके बाद उसका डाइजेशन किया जाता है। ये वाला पोषण मृतोपजीवी पोषण से बिल्कुल अलग है। वहां पे क्या होता था? डाइजेशन जो है वो शरीर के बाहर ही हो जाता था और बाद में जो डाइजेस्टेड फूड है वहां से मटेरियल्स को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता था। परंतु होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर यहाँ पे पहले भोजन को शरीर के अंदर लेके जाया जाता है, अंतर्ग्रहित किया जाता है और उसके बाद शरीर के अंदर उसको पचाया जाता है। सभी जंतु व मानव इस विधि से भोजन लेते हैं। अब भोजन की प्रवृत्ति के आधार पे जंतुओं को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है, शाकाहारी यानी कि हर्बीवोरस, मांसाहारी यानी कि कार्निवोरस और सर्वाहारी यानी कि ओमनिवोरस। अभी जो शाकाहारी क्या होते हैं? वे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं उन्हें हम बोलते हैं शाकाहारी। मांसाहारी कौन से होते हैं? वे जीव जो अपना भोजन जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं उन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं। और तीसरी तरह की कैटेगरी है सर्वाहारी, मतलब जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। आइए बच्चों हम देखते हैं कि अमीबा जो कि एक कोशिकीय जीव है यानी कि केवल एक कोशिका वाला ये जीव है, तो इसके अंदर पोषण किस तरह से होता है यानी कि यह अपना भोजन किस तरह से ग्रहण करता है। जब भी कोई खाद्य कण अमीबा के पास आता है तो यह अपने जो पादाब है यानी कि कूटपाद, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि ये जो प्रोजेक्शंस हैं इसकी झिल्ली की, ये बाहर की तरफ बढ़नी स्टार्ट हो जाती है एक तरफ को, और ये क्या करता है? फूड पार्टिकल को चारों तरफ से घेर लेता है, जिसकी वजह से ये जो झिल्ली है, झिल्ली यहाँ पे क्या बना देती है? फूड पार्टिकल को चारों तरफ से घेर लेती है और ये बन जाता है खाद्य रिक्तिका, जिसको कहा जाता है फूड वैक्यूल। तो ये जो खाद्य कण जो इस खाद्य रिक्तिका के अंदर आ चुका है
अमीबा इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस छोड़ता है, यानी कि पाचक रस छोड़ता है, जिसकी वजह से ये खाद्य कण पच जाता है और उसके पचने के बाद जो पोषक तत्व हैं अमीबा के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। उसके बाद ये जो फूड वैक्यूल है यानी कि खाद्य रिक्तिका, ये किनारे की तरफ जाती है और बाहर झिल्ली के पास पहुंचने के बाद ये रप्चर हो जाती है, यानी कि ये फट जाती है। इसके फटने की वजह से जो इसके अंदर वेस्ट मटेरियल होते हैं वो सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से अमीबा अपना पोषण प्राप्त करता है। अमीबा में होने वाले पोषण को इन 5 चरणों में बांटा जा सकता है। तो पहला चरण है अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेशन। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या किया, भोजन को अपने शरीर के अंदर लिया। दूसरा, उसके बाद हमारे पास क्या आया, पाचन यानी कि डाइजेशन। तो भोजन में मौजूद जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। तो इसने फिर क्या किया कि ये जो फूड वैक्यूल बनी थी इसके अंदर पाचक रस छोड़े, जिसकी वजह से इस फूड पार्टिकल को सरल पदार्थों में कन्वर्ट किया जा सके, यानी कि इसको पचाया जा सके। इसके पचाने के बाद उसने क्या किया, अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन। तो पाचन के बाद बनने वाले सरल पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसको अवशोषण कहते हैं। तो यहाँ पे खाद्य कण के पचने के बाद अमीबा ने जो पोषक तत्व था उनको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, उनको सोख लिया। इसके बाद की जो प्रोसेस है वो हमारे पास है स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन। इन पोषक पदार्थों को इस्तेमाल करने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। तो ये जो कोशिका थी अमीबा की, उसके द्वारा इन पोषक तत्वों का उपयोग कर लिया गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण। और लास्ट इसमें हमारे पास है बहिष्करण यानी कि एक्सक्रेशन। बिना पचा भोजन शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को बहिष्करण कहते हैं। तो वो जो फूड वैक्यूल थी जिसके अंदर जो बिना पचा हुआ भोजन था वो किनारे पे जाती है और वहां पे वो जाके रप्चर हो जाती है, यानी कि उसके अंदर से जो बिना पचा हुआ भोजन है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, बहिष्करण कहलाती है। और बच्चों, मानव शरीर में भी यही 5 चरण होते हैं। तो इससे अगले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि मनुष्यों में पाचन क्रिया किस तरह से होती है। इसके साथ ही बच्चों आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर।